डेक्स्टर एक ऐसे केस के पीछे पहुंचता है जहां एक छोटा बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बना होता है। पुलिस उसे रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन डेक्स्टर को पता चलता है कि इस क्राइम के पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। और जब वो असली कल्प्रिट तक पहुंचता है तो डेक्स्टर उसे अपने तरीके से इंसाफ देता है। एपिसोड की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है, जहां डेक्स्टर एफबीआई की एक पुरानी क्राइम रेड की यादों में खोया होता है। तभी जेम्स वहां आकर उसे होश में लाता है और केस के बारे में सवाल करता है। डेक्स्टर बताता है कि इस स्टूडेंट का कत्ल किसी ऐसे किलर ने किया है जिसे पहले से ऐसे मर्डर्स का एक्सपीरियंस है। इतना कहने के बाद वो फिर ख्यालों में खो जाता है, तो जेम्स उसे रिपोर्ट कल तक देने को कहता है। क्राइम सीन देखकर ही डेक्स्टर अंदाजा लगा लेता है कि स्टूडेंट को किसने मारा है। दूसरी तरफ तेवा और बतीस्ता आइस ट्रक किलर के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड्स चेक करते वक्त उन्हें पता चलता है कि नील पेरी की कार तीनों क्राइम सीन्स के पास पार्किंग वायलेशन में रिकॉर्ड हो चुकी है। ये पता चलते ही बातिस्ता और डेब उसके घर पहुंचकर उसे घेर लेते हैं और बाहर आने की वार्निंग देते हैं, लेकिन नील घर के नीचे से निकलकर उनकी कार पंक्चर करता है और वहां से भाग जाता है। उधर डेक्स्टर को जेरेमी पर शक होता है। वो स्टूडेंट के नाइफ वोन्ड्स को जेरेमी के नाइफ पैटर्न से कंपेयर करता है और दोनों बिल्कुल मैच कर जाते हैं, यानी स्टूडेंट का कत्ल जेरेमी नहीं किया था। इसी बीच डेक्स्टर को पता चलता है कि पुलिस नील पेरी को ही आइस ट्रक किलर मानकर सारे कनेक्शंस जोड़ने में लगी हुई है। मरिया स्टूडेंट वाले केस की जिम्मेदारी जेम्स को देती है, जबकि नील पेरी के केस पर बातिस्ता को लगाकर सारे सबूत इकट्ठा करने का ऑर्डर देती है। जब बातिस्ता डेब को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो डेब डेक्स्टर से नील पेरी के बारे में उसकी राय पूछती है। डेक्स्टर का मानना होता है कि नील आइस ट्रक किलर नहीं लगता, बल्कि किसी साइंस प्रोफेसर जैसा लगता है। ये सुनकर डेब नाराज होकर चली जाती है। उसी वक्त जेम्स डेक्स्टर से रिपोर्ट मांग लेता है। दूसरी तरफ रीटा जब एस्टर और कोडी को लेने स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पॉल उन्हें पहले ही लेकर जा चुका है। ये जानकर वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। उधर पुलिस नील पेरी के घर की तलाशी लेती है। वहां उन्हें मरे हुए जानवरों के स्किन से बने स्टैचूज मिलते हैं। तलाशी के दौरान डेब को एक हिडन अलमारी से बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर आइस ट्रक किलर के विक्टिम्स की फोटोज और रिकॉर्ड्स होते हैं। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि नील पेरी ही आइस ट्रक किलर है। दूसरी तरफ रीटा के बुलाने पर डेक्स्टर उसके पास पहुंचता है और उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए समझा रहा होता है। तभी पॉल बच्चों के साथ वहां आ जाता है। बच्चों से मिलते ही रीटा पॉल पर भड़क जाती है और पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है। पॉल उसे शांत करते हुए बताता है कि उसने उसके ऑफिस में कॉल किया था, लेकिन उसके नाम मिलने पर मैसेज छोड़ दिया था। इसके बाद पॉल डेक्स्टर से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। रीटा गुस्से में पॉल को समझाती है कि वो उसकी परमिशन के बिना कभी भी बच्चों से नहीं मिल सकता। पॉल जवाब देता है कि वो उसके भी बच्चे हैं और वो उन्हें बहुत मिस करता है। दूसरी तरफ ऑफिस में कैप्टन मरिया से नील पेरी के केस का अपडेट मांगता है। दोनों की बातों से साफ लगता है कि आइस ट्रक किलर को पकड़ने का क्रेडिट लेने को लेकर उनके बीच तकरार चल रही है। उधर एस्ट्रल रीटा को बताती है कि पॉल ने प्रॉमिस किया है कि अब वो कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। रीटा इमोशनल होकर डेक्स्टर से बात करती है। डेक्स्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके अंदर भी एक डार्क साइड है, लेकिन रीटा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अगले दिन डेक्स्टर जेरेमी को ढूंढते हुए एक फॉस्टर हॉस्टल पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि जेरेमी पास के पार्क में अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स या वीड बेचता है। तभी डेब का फोन आता है और वो डेक्स्टर को नील पेरी के घर बुला लेती है। वहां पहुंचकर डेक्स्टर घर देखने के बाद डेक से कहता है कि पुलिस ने गलत इंसान पकड़ा है। उसके मुताबिक आइस ट्रक किलर अपने विक्टिम्स का खून निकालकर उसे फ्रीज करता है और बाद में बॉडीज को लोगों के सामने रखता है। यही उसका सिग्नेचर है। जबकि नील पेरी सिर्फ रोड पर मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करके एक अपनी फैंटेसी बना रहा था। जब डेक्स्टर नील पेरी को कॉपी कैट कहता है तो उसकी डेब से बहस शुरू हो जाती है। तभी घर से एक लाश बाहर निकाली जाती है। डेब वो लाश डेक्स्टर को दिखाकर उसकी राय पूछती है, लेकिन डेक्स्टर के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद मसूका बताता है कि ये कंकाल लगभग 3 साल पुराना है और इसकी हड्डी भी कटी हुई है। ये सब देखकर डेब के दिमाग में शक पैदा होने लगता है कि जिसे वो असली किलर समझ रही थी, कहीं वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं भाग रहा। दूसरी तरफ रीटा बच्चों के साथ कहीं जाने की प्लानिंग कर रही होती है। तभी पॉल बिना बताए घर आकर अपना रिश्ता दोबारा ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा को उसका ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब पॉल बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और रीटा उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो अपना सब्र खो देता है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगकर एस्टर की मदद से सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। उधर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नील पेरी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। वो ऐसी माँ के साथ बढ़ा हुआ जो शराबी थी और उसके साथ गलत बिहेवियर करती थी। पुलिस को शक होता है कि उसकी माँ ही उसकी पहली विक्टिम हो सकती है।
इसके बाद मरिया सबको बताती है कि आइस ट्रक किलर ने जहां-जहां विक्टिम्स की लाशें छोड़ी हैं, उन सब जगहों के पास नील पेरी के कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं। इसीलिए वो फैसला करती है कि कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस एरिया को सर्च करके नील को ढूंढा जाएगा। दूसरी तरफ डेक्स्टर जेरेमी से चलते-चलते पूछताछ कर रहा होता है। तभी जेम्स की नजर जेरेमी पर पड़ती है और वो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेता है। उधर डेब और बतिस्ता पिंक होटल पहुंचकर मैनेजर से नील पेरी के बारे में पूछताछ करते हैं। उन्हें पता चलता है कि नील इसी होटल में ठहरा हुआ है। मास्टर की से रूम खोलकर वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी बंधा हुआ पड़ा है। उसके मुंह से बॉल निकालने पर पता चलता है कि नील उसे बांधकर खुद शराब लेने गया हुआ है। इसके बाद डेब और बतिस्ता उस आदमी को दोबारा बांध देते हैं और नील का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ जेम्स डेक्स्टर की तारीफ करते हुए उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। थोड़ी देर बाद नील पेरी शराब लेकर रूम में वापस आता है। दरवाजा खोलते ही डेब और बतिस्ता उस पर बंदूक तान देते हैं। नील उन्हें देखकर गाना गाने लगता है और बिना विरोध अपनी गिरफ्तारी दे देता है। उधर रीता के घर पर उसकी गैर मौजूदगी में डेक्स्टर एस्टर और कोडी के साथ वक्त बिता रहा होता है। तभी पॉल गिफ्ट्स लेकर बच्चों से मिलने आता है, लेकिन रीता के घर पर न होने की वजह से डेक्स्टर उसे अंदर आने से मना कर देता है। पॉल गिफ्ट्स देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आइस ट्रक किलर की गिरफ्तारी की खुशी में स्टेशन पर सेलिब्रेशन हो रहा होता है। डेब जेम्स को टोनी टुची के साथ हॉस्पिटल में पार्टी करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देता है। उधर रीता पॉल को लेकर परेशान होती है। डेक्स्टर उसे सबसे पहले डिवोर्स लेने की सलाह देता है। रीता उसकी बात मानकर पॉल के पास जाती है और कहती है कि अगर वो बच्चों से मिलना चाहता है तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने होंगे। पॉल पहले मना कर देता है, लेकिन जब रीता उसे हफ्ते में 2 दिन बच्चों से मिलने का वादा करती है तो वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ स्टेशन में मरिया नील पेरी से पूछताछ शुरू करती है। दूसरी तरफ जेम्स और उसका साथी जेरेमी से पूछताछ कर रहे होते हैं, जबकि डेक्स्टर और बाकी ऑफिसर्स नील पेरी की इंटेरोगेशन देख रहे होते हैं। उधर डेब हॉस्पिटल पहुंचकर टोनी टुची की विदाई सेलिब्रेट करती है। इसी दौरान वो डॉक्टर रूडी के और करीब आ जाती है। रूडी जब उसे डिनर के लिए पूछता है तो डेब तुरंत हाँ कर देती है। इधर मरिया अपनी इंटेरोगेशन से नील पेरी को धीरे धीरे भड़काकर उसे कन्फेशन करवा लेती है। नील खुद को आइस ट्रक किलर बताता है और दावा करता है कि उसी ने सारे कत्ल किए हैं। वो सबके सामने कत्ल का तरीका भी बताता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन डेक्स्टर को यकीन नहीं होता और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। बाद में डेक्स्टर जेरेमी से अकेला बात करता है और पूछता है कि वार्निंग के बाद भी उसने कत्ल क्यों किया। जेरेमी कहता है कि वो सिर्फ उस फीलिंग को महसूस करना चाहता था, लेकिन कत्ल के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। डेक्स्टर उससे पूछता है कि क्या किसी को मारने के बाद उसे कभी अच्छा महसूस हुआ था। जब जेरेमी चुप रहता है तो डेक्स्टर उसका हाथ टेबल पर रखकर उसके नाखून के अंदर की मैल निकालते हुए कहता है कि उसे भी कभी कुछ महसूस नहीं होता। तभी एक ऑफिसर उनकी बात बीच में रोक देता है। डेक्स्टर के जाते ही वो ऑफिसर जेरेमी को टॉर्चर करने लगता है। ये देखकर डेक्स्टर उसके लॉयर के पास जाता है और उसे तुरंत वहां पहुंचने के लिए कहता है। उधर रूडी और डेब डिनर के बाद बाहर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। डेब अपने बारे में बताती है, जबकि रूडी कहता है कि एक हादसे में उसकी मां ने उनके दोनों पैर खो दिए थे। उसी दिन उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया था, लेकिन वो ये भी मानता है कि आज उसे अपनी मां की यादें भी धुंधली लगती हैं। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रूडी डेब को किस कर लेता है। दूसरी तरफ डेक्स्टर जेल पहुंचता है, लेकिन तब तक जेरेमी अपनी जान ले चुका होता है। उधर कैप्टन मरिया को बताता है कि उसने आइस ट्रक किलर के बारे में प्रेस को सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर मरिया नाराज हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे इसका क्रेडिट दिया गया। कैप्टन बस इतना कहता है, अभी तो दिया है, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं, और वहां से चला जाता है। आखिर में डेक्स्टर नील पेरी से मिलने जाता है। नील उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है। ये देखकर डेक्स्टर मुस्कुराते हुए समझ जाता है कि नील पेरी सिर्फ एक कॉपीकैट है। इसी मुस्कुराहट के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या नील पेरी दुनिया के सामने एक्सपोज होगा और असली आइस ट्रक किलर डेक्स्टर को कोई जवाब देगा। इस एपिसोड की कहानी एक क्राइम सीन से शुरू होती है। बटिस्टा लाश देखकर इसे सुसाइड मानता है। बटिस्टा बताता है कि वो पहले भी ऐसे कई केसेस देख चुका है और उन सब में विक्टिम्स इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रांग महिलाएं थी। डेक्स्टर भी इस बात की तस्दीक करता है और बटिस्टा बताता है कि वनेसा भी अमीर और इंडिपेंडेंट थी। उधर जेम्स वनेसा के हस्बैंड से पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि वनेसा डिप्रेशन की वजह से थेरेपी ले रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड दावा करता है कि वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। इसके बाद जेम्स उससे एविडेंस के लिए अपने कपड़े जमा करवाने को कहता है। दूसरी तरफ डेब रूडी को बाय कहकर क्राइम सीन पर पहुंचती है। जेम्स को वनेसा के हस्बैंड पर शक होता है, इसलिए वो डेब को पड़ोसियों से उनके रिश्ते के बारे में पता करने के लिए कहता है। उधर डेक्स्टर डेब से मिलने के बाद रीटा के घर जाता है। वहां पॉल विजिटेशन के लिए आया होता है और कोर्ट सुपरवाइजर भी मौजूद होती है। पॉल डेक्स्टर से पूछता है कि क्या वो उस आदमी से बात करेगा जो उसकी बीवी के साथ सोता हो, लेकिन डेक्स्टर कोई जवाब नहीं देता। तभी रीटा के आते ही माहौल बदल जाता है। अगले दिन डेक्स्टर वनेसा के केस को पिछले 2 केसेस से कंपेयर कर रहा होता है। तब मरिया उसके पास आकर वनेसा की ब्लड रिपोर्ट और आइस ट्रक किलर की फाइल के बारे में पूछती है। डेक्स्टर बताता है कि वो अभी भी उस फाइल
पर काम कर रहा है। कैप्टन को देखकर मरिया परेशान हो जाती है, लेकिन डेक्स्टर उसे तसल्ली देता है कि बहुत जल्द उसकी चाल उलटने वाली है। वो बताता है कि नील पेरी सिर्फ दिखावा कर रहा है और असली आइस ट्रक किलर नहीं है। मरिया फिर पूछती है कि क्या असली आइस ट्रक किलर नील पेरी का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। डेक्स्टर इस बात से सहमत होता है, लेकिन मरिया एक और सवाल करती है, अगर नील पेरी गलत आदमी है तो असली आइस ट्रक किलर अब तक सामने क्यों नहीं आया? ये बात सुनकर डेक्स्टर सोच में पड़ जाता है। फिर वो अपने मिले हुए गिफ्ट को छूकर खुद को तसल्ली देता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद डेक्स्टर दोबारा वेनेसा के केस पर ध्यान देता है। तीनों केस फाइल्स कंपेयर करने पर उसे पता चलता है कि तीनों विक्टिम्स का साइकाइट्रिस्ट एक ही था। क्योंकि उस साइकाइट्रिस्ट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, डेक्स्टर थेरेपी लेने के बहाने उससे मिलने का फैसला करता है। अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्टर से बात करते ही डेक्स्टर समझ जाता है कि वो अपनी फील्ड का काफी माहिर इंसान है। जब डॉक्टर लंच के लिए बाहर जाता है तो डेक्स्टर मौका देखकर उसके अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड्स चेक करता है। वहां उसे पता चलता है कि वनासा के सेशन से पहले स्कॉट नाम के एक आदमी का सेशन था। साथ ही उसका एड्रेस भी मिल जाता है। डॉक्टर के वापस आने पर डेक्स्टर उससे सवाल करता है। डॉक्टर कहता है कि डेक्स्टर हमेशा दूसरों को कंट्रोल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। फिर वो पूछता है कि क्या उसने अपनी असली फीलिंग्स किसी के साथ शेयर की हैं? डेक्स्टर हैरी का नाम लेता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में डेक्स्टर अपनी एक ट्रिक हैरी पर आजमाता है। हैरी पहले उसकी तारीफ करता है तो डेक्स्टर खुश होकर कहता है कि वो जीत गया, लेकिन हैरी तुरंत उसे समझाता है कि ये कोई खेल या मजाक नहीं है। वो कहता है कि वो ये सब सिर्फ इसलिए सिखा रहा है ताकि डेक्स्टर मौत के फंदे से दूर रहे। ये सब सिर्फ उसके सर्वाइवल के लिए है। उधर मरिया नील पेरी से पूछताछ करती है और बताती है कि उसका कोई भी फिंगरप्रिंट ट्रॉफी के रैपर से मैच नहीं हुआ। इस पर नील अपनी उंगलियां दिखाकर कहता है कि लिक्विड नाइट्रोजन यूज करने की वजह से उसकी उंगलियां हमेशा जलती रहती हैं। लेकिन जब मरिया उसके वजूद पर ही सवाल उठाती है तो नील पेरी कहता है कि अगर वो उसके बारे में सच जानना चाहती है तो पहले उसका इंटरव्यू करवाया जाए, और जब वो इंटरव्यू अखबारों के सुर्खियां बन जाएगा तब वो अपना असली राज सबके सामने खोल देगा। मरिया उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ डेक्स्टर इंटरनेट पर आइस ट्रक किलर के नाम एक एड पोस्ट करता है। अगले दिन वॉक के दौरान डेक्स्टर स्कॉट की मदद करता है और बातों ही बातों में डॉक्टर मरीडन के बारे में पूछता है। स्कॉट उससे काफी इंप्रेस होता है, लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए डेक्स्टर एक और थेरेपी सेशन लेने का फैसला करता है। उधर डेब और रूडी एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसी दौरान डेब इमोशनल होकर बताती है कि जब भी वो किसी के सामने नेकर हुई है उसका मकसद सिर्फ सेक्स था, लेकिन इस बार उसकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग हैं। रूडी मजाक करके उसका मूड चेक कर देता है और दोनों फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। दूसरी तरफ रीटा बच्चों को लेकर पॉल से विजिटेशन के लिए मिलती है। सुपरवाइजर के न आने और पॉल की रिक्वेस्ट की वजह से वो डेक्स्टर के साथ अपनी मीटिंग कैंसिल कर देती है। उधर डेक्स्टर अपने दिए हुए ऐड का रिप्लाई चेक करता है, लेकिन आइस ट्रक किलर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी मसूका बताता है कि वनेसा के केस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सारे सबूत सुसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन डेक्स्टर इस बात पर यकीन नहीं करता और दोबारा डॉक्टर मरीडियन के पास पहुंच जाता है। बातचीत के दौरान डेक्स्टर की नजर ऑफिस में लगे सीक्रेट कैमरास पर पड़ती है। डॉक्टर डेक्स्टर की सेक्स लाइफ को लेकर सवाल करता है और डेक्स्टर फिर अपनी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स डेक्स्टर को बुली करते हैं, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता। घर पहुंचकर जब वो हैरी को ये बात बताता है तो हैरी उसके चुप रहने की तारीफ करता है। प्रेजेंट में डॉक्टर पूछता है कि क्या डेक्स्टर उन लड़कों को मारना चाहता था। दूसरी तरफ नील पेरी रिपोर्टर से बात करने के बाद उसे हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन रिपोर्टर हाथ नहीं मिलाता। नील तुरंत समझ जाता है कि वो असली रिपोर्टर नहीं है। मारिया के आने पर नील कहता है कि उसे एक असली रिपोर्टर भेजना होगा, लेकिन मारिया बात टाल देती है। इस पर नील कहता है कि मारिया सिर्फ उसे गलत साबित करना चाहती है। साथ ही वो ताना मारता है कि उसका प्रमोशन या तो गलत तरीके से हुआ है या फिर जेम्स की स्लो इन्वेस्टिगेशन की वजह से। जब मारिया उससे इसका मतलब पूछती है तो नील बताता है कि जेम्स ने ड्रग केस में पूरा ड्रग लॉट पकड़ा था, लेकिन आखिरी वक्त पर मारिया आकर उसका क्रेडिट ले गई थी। ये सुनकर मारिया गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर डेक्स्टर चुपके से डॉक्टर मेरिडियन के ऑफिस में घुसकर उसके थेरेपी सेशंस की रिकॉर्डिंग्स देख लेता है। सभी विक्टिम्स की वीडियोस देखकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर उनके ट्रॉमा का फायदा उठाता था। वो उन्हें इतना गिल्टी फील करवाता था कि आखिर में वो बंदूक से सुसाइड कर लेती थीं। सबूत देखने के बाद डेक्स्टर अपने थेरेपी सेशन की रिकॉर्डिंग भी सिस्टम से डिलीट कर देता है। तभी रीटा का इमरजेंसी मैसेज आता है।
डेक्स्टर उसके घर पहुंचता है जहां रीटा पूरी तरह तैयार उसका इंतजार कर रही होती है। वो डेक्स्टर के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डेक्स्टर किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। उसका मानना होता है कि जब भी वो किसी के साथ इंटीमेट होता है तो उसे लगता है जैसे उसकी असली पहचान खो जाती है। डेब ऑफिस में रूडी से मिलती है। रूडी उससे रिक्वेस्ट करके उसके पैरों का नाप लेता है और एक क्लाइंट के लिए उसका ढांचा तैयार करता है। दूसरी तरफ मारिया जेम्स से पूछती है कि क्या उसने अपने केस की डिटेल्स किसी के साथ शेयर की थी। जब जेम्स मना कर देता है तो मारिया समझ जाती है कि नील पेरी ने पुलिस का कंप्यूटर सिस्टम हैक करके रिकॉर्ड्स देख लिए हैं और आइस ट्रक किलर का डेटा भी चुरा लिया है। इसके बाद वो जेम्स को फायरवॉल चेक करवाने का ऑर्डर देती है। उधर डेक्स्टर दोबारा डॉक्टर मेरिडियन के पास जाता है और रीटा के साथ हुई बात बताता है। डॉक्टर समझाता है कि अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे रीटा पर भरोसा करना होगा। उसके मुताबिक हर इंसान अपनी कुछ बुराइयां छुपाता है, लेकिन इंटीमेसी के लिए कंट्रोल छोड़ना जरूरी होता है। इसके बाद डॉक्टर लाइट्स बंद करके डीप रिलैक्सेशन थेरेपी शुरू करता है और डेक्स्टर से कहता है कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बेबस लम्हा याद करे। डेक्स्टर अपने बचपन की यादों में चला जाता है, जहां उसकी असली माँ उसे पुकार रही होती है और चारों तरफ खून बिखरा होता है। ये याद आते ही डेक्स्टर घबराकर सीधा रीटा के पास पहुंचता है और इस बार अपना अधूरा रिश्ता पूरा कर लेता है। अगली सुबह रीटा बताती है कि वो डेक्स्टर के इस बदले हुए रवैये से बहुत खुश है। ये देखकर डेक्स्टर भी पहली बार कुछ हल्का महसूस करता है। दूसरी तरफ मारिया को कंफर्म हो जाता है कि पुलिस का सिस्टम वाकई हैक हुआ था। इसके बाद वो नील पेरी के पास एक कटा हुआ सर ले जाकर पूछती है कि वो अपने विक्टिम्स के सर कैसे काटता था। नील डर जाता है और सच कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसकी माँ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और वो आइस ट्रक किलर नहीं, सिर्फ उसका फैन है जो उसका नाम इस्तेमाल करके मशहूर होना चाहता था। ये सच जानने के बाद मारिया लौटकर ऑफिस में कैप्टन और डीए ऑफिसर्स के ऑफिसर्स को बताती है कि नील पेरी असली आइस ट्रक किलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग फैसला करते हैं कि केस को फिलहाल उसी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मजबूरन मारिया को उनकी बात माननी पड़ती है। उधर डेक्स्टर एक बार फिर डॉक्टर मेरिडियन के पास जाता है और रीटा के साथ हुई बात बताता है। डॉक्टर समझाता है कि अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे रीटा पर भरोसा करना होगा। उसके मुताबिक हर इंसान अपनी कुछ बुराइयां छुपाता है, लेकिन इंटीमेसी के लिए कंट्रोल छोड़ना जरूरी होता है। जब डॉक्टर पूछता है कि आज वो किस बारे में बात करना चाहता है तो डेक्स्टर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आज वो अपना सबसे बड़ा राज बताएगा। डेक्स्टर सीधा कहता है, मैं एक सीरियल किलर हूँ। डॉक्टर पहले हैरान होता है, लेकिन फिर उसे मजाक समझ लेता है। तब डेक्स्टर साफ कह देता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, वो वाकई लोगों को मारता है और ये भी जानता है कि डॉक्टर अपनी डार्कनेस कैसे निकालता है, क्योंकि डॉक्टर खुद भी एक सीरियल किलर है। डॉक्टर कैमरे की तरफ देखकर बात को मजाक बताने की कोशिश करता है और कहता है कि कैमरा पहले ही बंद है, लेकिन डेक्स्टर उसके एक एक राज से पर्दा उठा देता है। गुस्से में डॉक्टर सेशन खत्म करके डेक्स्टर को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन डेक्स्टर उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर डॉक्टर खुद को डेक्स्टर की किल टेबल पर बंधा हुआ पाता है। डेक्स्टर बताता है कि डॉक्टर जानबूझकर ताकतवर महिलाओं को निशाना बनाता था। वो धीरे धीरे उन्हें इतना कमजोर और गिल्टी महसूस करवाता था कि वो खुद ही सुसाइड कर लेती थी। उनकी बेबसी देखकर डॉक्टर को मजा आता था। इसके बाद डेक्स्टर उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अपनी ब्लड सैंपल ट्रॉफी लेने के बाद वो कहता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और आज तुम्हारी बारी है। यह कहकर डेक्स्टर डॉक्टर को मार देता है। दूसरी तरफ डेब एरिक कार्मेन का नेवर बी अलोन सुनते हुए अपना वक्त एंजॉय कर रही होती है। तभी रूडी का फोन आता है। वो कहता है कि अपना काम खत्म करते ही वो उसके पास आ जाएगा, लेकिन जैसे ही रूडी अपने घर पहुंचता है, उसकी डॉल्स और बाकी अजीब चीजें देखकर सच सामने आ जाता है। असली आइस ट्रक किलर कोई और नहीं बल्कि रूडी ही होता है। वो डेक्स्टर के इंटरनेट पोस्ट का रिप्लाई करके कंफर्म करता है कि वही असली आइस ट्रक किलर है। इसके बाद रूडी अपने बड़े फ्रीजर के अंदर जाकर डेक्स्टर के लिए अगला क्रिप्ट तैयार करने लगता है। इस एपिसोड की कहानी बतिस्ता और जेम्स से शुरू होती है। बतिस्ता अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप और डिवोर्स की वजह समझा रहा होता है। तभी जेम्स की नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो बतिस्ता से गाड़ी रोकने को कहकर उसका पीछा करने लगता है। बतिस्ता गाड़ी पार्क करके वहां पहुंचता है तो उसे 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। पास जाकर पता चलता है कि जेम्स ने उस आदमी को गोली मार दी है। बतिस्ता के पूछने पर जेम्स कहता है कि पहले उस आदमी ने गोली चलाई थी। जब बाकी लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, डेक्स्टर ब्लड
पैटर्न चेक करता है, जबकि मारिया बतिस्ता से पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछती है। जेम्स कहता है कि उसने ब्रिज की आड़ लेकर गोली चलाई थी, लेकिन डेक्स्टर ब्लड पैटर्न देखकर बताता है कि गोली सामने से मारी गई थी। जेम्स डेक्स्टर कर भड़कने लगता है, लेकिन मारिया और बतिस्ता दोनों को अलग कर देते हैं। मारिया बताती है कि डीए की टीम इंसिडेंट के बारे में सवाल करेगी, इसलिए सबको अपने आंसर्स के लिए तैयार रहना होगा। डेक्स्टर इस बात से खुश नहीं होता। बतिस्ता उसे समझाता है कि जेम्स शॉक में है, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। ऑफिस पहुंचने के बाद डेब डेक्स्टर को रूडी के बारे में बताती है और उससे मिलने की रिक्वेस्ट करती है। डेक्स्टर बेबी सिटिंग का बहाना बनाकर और डेब के बार बार बॉयफ्रेंड बदलने का जिक्र करके बात टाल देता है, लेकिन डेब कहती है कि इस बार वो रूडी को लेकर सीरियस है और उसे जेन्युइनली पसंद करती है। तभी एक कुरियर डेक्स्टर को ढूंढते हुए आता है और उसे एक एनवेलप देता है और डेब एनवेलप ले लेती है। बतिस्ता डेक्स्टर से पूछता है कि क्या वो जेम्स के बारे में वाकई श्योर है। डेक्स्टर कहता है खून कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन जेम्स झूठ बोल रहा है। बतिस्ता उसे समझाता है कि जब तक वो जेम्स से बात नहीं कर लेता तब तक वो अपनी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं करेगा। डेक्स्टर उसकी बात मान लेता है। उधर डेब एनवेलप खोलती है तो पता चलता है कि डेक्स्टर के नाम उसके बायोलॉजिकल फादर की तरफ से एक रजिस्टर्ड लेटर आया है। डेक्स्टर बताता है कि उसके डैड को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक करने पर पता चलता है कि डेक्स्टर के बायोलॉजिकल फादर जोसेफ ड्रिस्किल, जो फ्लोरिडा के डेड सिटी में रहते थे, उनकी डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी डेक्स्टर के नाम हो गई है। डेक्स्टर इसे मिस्टेक समझकर इग्नोर कर देता है। फ्लैशबैक में हैरी डेक्स्टर को बताता है कि अब वो लीगली डेक्स्टर मॉर्गन बन चुका है। जब डेब उसके रियल पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो हैरी बताता है कि उनकी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। बाद में डेक्स्टर रीता को अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में बताता है। रीता के पूछने पर डेक्स्टर कहता है कि सर्च करने पर उसे सिर्फ उनका घर और एक बॉलिंग टीम के बारे में पता चला। रीता उसे समझाती है कि अगर वो अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में और जानना चाहता है तो वो उसके साथ उनके घर जा सकती है। डेक्स्टर कहता है कि वो सब खुद हैंडल कर लेगा, लेकिन रीता उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ डेब रूडी को डेक्स्टर के बायोलॉजिकल फादर के बारे में बताती है। रूडी पूछता है कि क्या उनका फ्राइडे नाइट डिनर कैंसिल हो गया है। डेब कहती है कि वो डेक्स्टर के साथ नहीं जा रही, क्योंकि डेक्स्टर हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करता है और उसे उसकी जरूरत नहीं है। रूडी उसे समझाता है क्या पता वो तुमसे हेल्प मांगना जानता ही ना हो। डेब उसकी बात समझ जाती है और रूडी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ रीता जब पॉल को बताती है कि वो डेक्स्टर के बायोलॉजिकल फादर के घर जा रही है तो बच्चों से ना मिलने की वजह से पॉल गुस्सा करता है। रीता बताती है कि फैमिली में डेथ हुई है, लेकिन पॉल कहता है कि डेक्स्टर उसकी फैमिली नहीं है बल्कि सिर्फ उसकी फैमिली का हिस्सा है। डेक्स्टर के वहां आते ही माहौल शांत हो जाता है। पॉल के जाने के बाद रीता और बाकी लोग भी वहां से निकल जाते हैं। उधर बतिस्ता जेम्स के पास जाकर दोबारा पूछता है कि क्या उसने सबसे पहले उस आदमी की गनशॉट आवाज सुनी थी। जेम्स अपने बयान पर कायम रहता है। जब बतिस्ता ब्लड इंस्पेक्टर की रिपोर्ट का हवाला देता है तो जेम्स गुस्से में पूछता है कि क्या वो उसे झूठा कह रहा है। दोनों के बीच बहस होने लगती है, लेकिन मारिया आकर उन्हें अलग कर देती है। दूसरी तरफ डेक्स्टर रीता के साथ अपने बायोलॉजिकल फादर के घर पहुंचता है। वहां की नेबर बताती है कि जोसेफ की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। घर के अंदर जाते ही रीता डेक्स्टर को याद दिलाती है कि उसने कहा था उससे उसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोनों मिलकर घर का सामान पैक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डेब भी रूडी के साथ वहां पहुंचती है और उनके साथ पैकिंग में लग जाती है। रूडी बताता है कि पूरा सामान पैक करने में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है। डेक्स्टर सबकी बात मानकर उनके साथ रुकने का फैसला करता है। अगले दिन डेक्स्टर मॉर्ग में जो की बॉडी देखता है। उसके टैटू को देखते ही डेक्स्टर को जेल और अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। डॉक्टर का मानना होता है कि जो पेट्रियोटिक इंसान था। जब डेक्स्टर मौत की वजह पूछता है तो डॉक्टर भी हार्ट अटैक ही बताता है। टैटू देखकर डेक्स्टर को शक होता है कि शायद वो जो से पहले मिल चुका है और हो सकता है कि जो ही उसका रियल फादर हो। डेक्स्टर डॉक्टर से कुछ देर के लिए अकेला छोड़ने को कहता है, फिर उसकी सिरिंज वीदर जो का ब्लड सैंपल चुरा लेता है। अपना सैंपल लेने से पहले वो मसूका को फोन करके कहता है कि डीएनए टेस्ट के साथ टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग भी करनी है ताकि जो की मौत का असली रीजन पता चल सके। लेकिन ब्लड सैंपल लेने के बाद डेक्स्टर अचानक बेहोश हो जाता है और खुद को हॉस्पिटल में पाता है। हैरी के वहां पहुंचने पर पता चलता है कि डेब की बॉल लेने की कोशिश में डेक्स्टर को चोट लगी थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि डेक्स्टर का ब्लड रेयर है क्योंकि वो AB नेगेटिव है और हॉस्पिटल में उसका ब्लड अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर डोरिस परेशान हो जाती है। उधर डेक्स्टर हॉस्पिटल से निकलकर घर पहुंचता है। वहां सब लोग पैकिंग और इन्वेस्टिगेशन में बिजी होते हैं। रूडी म्यूजिक चला देता है और धीरे धीरे सब लोग डांस करने लगते हैं, जिससे माहौल हल्का हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद पॉल रीता को कॉल करके बच्चों से ना मिलने की वजह से गुस्सा करता है। रीता उसे तमीज से बात करने को कहती है। पॉल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रीता से माफी मांगता है और उसे वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहता है।
रात में रूडी डेक्स्टर के पास आकर उसे समझाता है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे को पूरी तरह नहीं जान सकता, हत्ता कि हैरी भी किसी वजह से उससे झूठ बोल सकता है। तभी डॉक्टर डेक्स्टर को बताता है कि उसके फादर ने किसी को भेजकर उसके लिए ब्लड का इंतजाम कर दिया है। बाद में हैरी भी डेक्स्टर को तसल्ली देता है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। डेक्स्टर उससे पूछता है कि आखिर हैरी उससे झूठ क्यों बोलेंगे। दूसरी तरफ डीए के लोग बटिस्टा से जेम्स के बारे में पूछताछ करते हैं। जब वो पूछते हैं कि सबसे पहले किसकी गनशॉट सुनी थी, तो बटिस्टा उस वक्त कुछ नहीं बताता, लेकिन शाम को वो मरिया के सामने सच रख देता है। बटिस्टा बताता है कि उसने सबसे पहले जेम्स की गनशॉट सुनी थी। साथ ही वो ब्लड स्पैटर रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि जेम्स का बयान रिपोर्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता। इधर डेक्स्टर कचरा फेंकने बाहर जाता है। इसी दौरान मसूका उसकी रिपोर्ट के लिए फोन करता है, लेकिन डेक्स्टर की जगह डेब फोन उठा लेती है। डेब को पता चलता है कि डेक्स्टर ने डीएनए टेस्ट करवाया है। ये जानकर डेब गुस्से में डेक्स्टर के पास आती है, क्योंकि उसे लगता है कि डेक्स्टर को हैरी पर भरोसा नहीं रहा। जब डेब डीएनए रिपोर्ट के बारे में पूछती है तो डेक्स्टर बताता है कि रिपोर्ट मैच हो गई है, जोसेफ ड्रिस्कल ही डेक्स्टर के रियल फादर हैं। डेब गुस्से में चली जाती है। डेक्स्टर उसे समझाता है कि उसने डीएनए टेस्ट इसलिए करवाया क्योंकि उसे और जो को कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डेब कहती है कि डेक्स्टर ने टेस्ट सिर्फ जो की डेथ का रीजन जानने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करवाया क्योंकि जो अब उसके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका था। डेक्स्टर कहता है कि ये सब उसके प्रोफेशन की वजह से है। तब डेब बताती है कि जो के बॉडी में पॉइजन नहीं मिला, लेकिन उसकी डेथ हेवी सेडेटिव्स की वजह से हुई थी। डेक्स्टर कहता है कि अगर किसी ने उसे इंजेक्ट किया था तो वो इसका पता लगा लेगा। ये सुनकर डेब और गुस्से में आ जाती है। वो डेक्स्टर से पूछती है कि आखिर वो जो की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। उसके मुताबिक जो उसकी फैमिली नहीं है, माँ, पापा और मैं तुम्हारी फैमिली है। डेब को लगता है कि हैरी ने डेक्स्टर को जो के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके बारे में सच जानना उनके लिए बुरी खबर थी। जब डेक्स्टर पूछता है कि डेब चाहती क्या है, तो वो कहती है, मैं वही चाहती हूँ जो पापा चाहते थे। तुम अपना सारा सामान पैक करो और इस डरावने घर से दूर चले जाओ। डेक्स्टर उसकी बात मान लेता है। बाद में सामान पैक करते वक्त डेक्स्टर कहता है कि वो समझता है डेब इतनी दुखी क्यों है। दोनों हैरी को अपना आइडियल मानते आए हैं और उसकी सिखाई हुई बातों के हिसाब से जिंदगी जीते रहे हैं। तभी डेक्स्टर को पड़ोस की एक एल्डरली वुमन दोबारा नजर आती है। वो उससे पूछता है कि क्या पिछले हफ्ते जो से मिलने कोई आदमी आया था। वुमन उसे एक केबल मैन के बारे में बताती है। रात को डेक्स्टर चुपके से मॉर्ग पहुंचता है और जो की बॉडी ढूंढता है, लेकिन बॉडी वहां नहीं होती। फिर डॉक्टर के रूम में उसे जो की एशेज मिल जाती हैं। डेक्स्टर एशेज लेकर वापस जा रहा होता है, तभी गार्ड आ जाता है और उसे वहां से भागना पड़ता है। बाद में रूडी डेक्स्टर को रिसीव करता है। बॉक्स देखकर वो पूछता है कि क्या जो की डेथ का रीजन भी उसी के साथ चला गया। डेक्स्टर हाँ कहता है। रूडी पूछता है कि वो एशेज का क्या करेगा। डेक्स्टर कहता है कि वो उन्हें फेंक देगा, लेकिन रूडी उसे बोलिंग क्लब के बाहर ले जाता है और समझाता है कि हैरी और डेब उसके बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि ये एशेज डेक्स्टर के असली फादर की हैं और शायद इसीलिए डेक्स्टर ने इन्हें चुराया है। ये सुनकर डेक्स्टर इमोशनल हो जाता है और अपने फादर की एशेज को जमीन पर बिखेर देता है। दूसरी तरफ मरिया जेम्स के साथ जैक्स के बारे में बात करती है। पता चलता है कि जैक्स एक इमिग्रेंट था जिसका असली नाम रेनेथिन पैट था, जो हेसियन आर्मी का पुराना ऑफिसर रह चुका था। लोग उसे बोगी के नाम से जानते थे। जेम्स बताता है कि बोगी ने बेकसूर लोगों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था। वो माओं को अपने बेटों के कटे हुए सर गले में लटकाकर घूमने पर मजबूर करता था, जबकि पिताओं को अपनी बेटियों के साथ रेप करने पर मजबूर करता था। फिर उनके गले में पत्थर बांधकर उन्हें पानी में तैरने के लिए कहता। ये सब सुनकर मरिया कहती है कि अगर वो इंसान है तो उसे बहुत कम सजा मिली है। फिर वो जेम्स को फिक्र न करने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। उधर डेक्स्टर अपने रूम में पहुंचता है, जहां रिता बताती है कि उसे जो की अलमारी से कुछ और चीजें मिली हैं। बॉक्स देखने पर डेक्स्टर को अपना ही लिखा हुआ वो लेटर मिलता है जो उसने ब्लड डोनेट करने वाले के लिए लिखा था। दूसरी तरफ बटिस्टा ऑफिस पहुंचता है और उसे पता चलता है कि जेम्स के चार्जेस ड्रॉप हो चुके हैं। मरिया बताती है कि वॉशिंगटन के मिलिट्री डिपार्टमेंट ने केस अपने हाथ में ले लिया है। बटिस्टा सच बताकर वहां से जाने लगता है तो मरिया उसे समझाती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बाहर निकलते वक्त एक ऑफिसर जानबूझकर बटिस्टा से टकरा जाता है। बटिस्टा उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तब जेम्स बीच में आकर ऑफिसर से सबके सामने माफी मांगने को कहता है। सॉरी साहब। फिर रूडी वहां से निकलता है। पड़ोस की एल्डरली वुमन उसे देखकर पहचान जाती है कि वही केबल मैन है। रूडी उसकी तरफ देखे बिना वहां से चला जाता है। यही क्लियर हो जाता है कि जो की मौत के पीछे भी रूडी का ही हाथ था। रिता कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन डेक्स्टर को शीशे में ऐसा लगता है जैसे वो उसे गुड बाय कह रही हो। डेक्स्टर भी उसे बाय करके चला जाता है। बाद में रिता बच्चों को सुलाकर रूम से बाहर निकलती है, तभी पॉल दरवाजे पर नॉक करता है।
दरवाजा खोलने पर रिता देखती है कि पॉल ने शराब पी रखी है। पॉल गुस्से में बच्चों से मिलने की जिद करता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। रिता बच्चों के रूम का दरवाजा बंद करके पॉल को अपने रूम में ले जाती है, लेकिन पॉल गुस्से में रिता पर हमला करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रिता मौका देखकर बेसबॉल बैट उठाती है और पॉल को मार देती है। फिर वो बच्चों को जगाकर उन्हें लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह डेक्स्टर अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है। उधर रूडी यानी असली आइस ट्रक किलर केबलमैन का रूप लेकर पड़ोस की उसी एल्डरली वुमन के घर पहुंचता है। एपिसोड खत्म हो जाता है।